देखिए, बड़ा सिंपल सा एक कंसेप्ट है. वेन एवर वी आर वर्किंग ऑन सो मैनी थिंग्स, बेसिकली ये याद रखिएगा, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो 99% फियाट होती हैं. फियाट से मीन्स होती है कि वो 99% पीस ऑफ पेपर होती है, उसकी कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती. अब उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू डेवलप करने के लिए डेफिनेटली उसके बैक पे कोई ना कोई सिक्योरिटीज या कोई ना कोई गारंटी इन की जाती है ताकि उसको वर्थ वाइल बनाया जा सके. ये पहला की कंसेप्ट आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब भी आपके पास कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आएगी, यस, करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, नहीं एक्सचेंज प्लेटफॉर्म तो नहीं कहना चाहिए, करेंसी डीलिंग प्लेटफॉर्म. एक्सचेंज मीन्स समथिंग एल्स. एक्सचेंज थोड़ा सा नैरो टर्म है. इट्स यूज एज एन एसेट्स. जब मैं बात कर रहा था फॉरेक्स फाइनेंस की जितनी ट्रांजेक्शन होती हैं वो 99% फियाट कमोडिटीज पे होती हैं. फियाट से मीन्स आर्टिफिशियल कमोडिटीज पे होती हैं. एक पीस ऑफ पेपर होता है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट पीस ऑफ पेपर पीपल कैन निगोशिएट, पीपल कैन ट्रेड, पीपल कैन वर्क ऑन इट. why they work on it? Because of the security behind this piece of paper. उस पेपर के पीछे जो गवर्नमेंट, जो कंपनी जो होती है, वो उसको उसी हिसाब से वर्थवाइल करती है. क्वेश्चन ये आता है कि फॉरेक्स, व्हाट इज फॉरेक्स एंड फ्रॉम वेयर फॉरेक्स कैन केम. बड़ा सिंपल सा रूल याद रखिएगा. फॉरेक्स इज नथिंग. फॉरेक्स इज मनी. Forex is money. Whenever it's crossed the boundary, it's become forex. Whenever it is within a boundary, it's called a money. बिल्कुल सिंपल सा रूल. मेरी बाउंड्रीज, पाकिस्तान का रुपया पाकिस्तान के अंदर है तो पैसा है, पाकिस्तान से बाहर चले जाएगा तो फॉरेक्स हो जाएगा. अब इट्स सिंपली मीन्स के इस फॉरेक्स की सारी ग्रोथ, फॉरेक्स की सारी डेवलपमेंट, सारी मार्केटेबिलिटी डिपेंड करती है पाकिस्तानी स्ट्रांगनेस पे. अगर पाकिस्तानी एज अ स्ट्रांग कंट्री है, स्ट्रांग करेंसी है, तो डेफिनेटली उनकी फॉरेक्स वैल्यू भी बहुत हाई होगी, मार्केट में डिमांड भी हाई होंगी, और लो भी. और अगर वो वीक है तो डेफिनेटली फिर वो वीक भी होंगी. एक ये चीज बहुत अमूमन लोगों को कंसेप्ट में क्लियर होता है. स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी. ओके, होल्ड ऑन. आई विल शेयर इट अगेन. होपफुली अब स्क्रीन शो हो रही है. ओके, नहीं अब स्क्रीन शो हो गई. यस सर, हो रही है. ओके, डन. तो ये चीज क्लियर रखना कि फॉरेक्स कोई अपनी ओरिजिनलिटी में नहीं है. फॉरेक्स एक सर्टेन एसेट्स, कोई भी एक फाइनेंशियल एसेट्स है, जब वो बाउंड्री से बाहर निकल जाता है तो वो फॉरेक्स कंसीडर होता है. जब वो विद इन अ बाउंड्री होता है तो वो मनी मार्केट कंसीडर होता है. अब इसकी सारी बिलोंग्स करती है कि वो किस कंट्री से बिलोंग कर रहा है. अगर वो लेट सपोज किसी स्ट्रॉन्ग कंट्री से बिलोंग कर रहा है तो उस फॉरेक्स की वर्थ ज्यादा होगी, और अगर किसी वीक कंट्री से बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी वर्थ कम होगी. Why? How we calculate the worth? Well, calculation of the worth depending on the inflations, depending on the financial structures, depending on so many things. लेकिन बस ये चीज बेसिक पॉइंट क्लियर रखना कि फॉरेक्स और मनी मार्केट का बुनियादी फर्क बाउंड्री का है. मनी मार्केट में जब आ जाता है तो एक्सचेंज में नहीं आता, फिर ये इंटरेस्ट बेस हो जाता है. वही करेंसी, वही पाकिस्तानी 100 रुपए अगर पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर वर्कआउट करना है तो मैं उसको मनी मार्केट में वर्क करूंगा, और जब मैं मनी मार्केट में इसको वर्क करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट के ऊपर इन होगी. और लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान से बाहर निकल गई, जैसे ही वो पाकिस्तान से बाहर निकल गई, वो ऑटोमेटिकली जो है
सॉरी, थैंक यू। मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बिफोर फॉरेक्स के आप लोग को एक ऑप्शन दिया जाए कि आप पाकिस्तान में रहें, अफगानिस्तान में रहें या अमेरिका में रहें, तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? America. अमेरिका। America, obviously. क्यों? सर हाई इकोनॉमी है वहाँ की। हाई इकॉनमी है और बहैसियत मुसलमान तो मुसलमान लोग नहीं, हाँ, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड, क्योंकि इकॉनमी हाई है, करेंसी स्ट्रांग है, तो लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। लेकिन आपसे कहा जाए पाकिस्तान या अफगानिस्तान, तो आप ठक करके पाकिस्तान आ जाएंगे, कहेंगे नहीं भाई अफगानिस्तान में तो नहीं रह रहा। रीजंस क्या थी? क्योंकि जब करेंसी स्ट्रांग थी, फाइनेंस स्ट्रांग था, मनी स्ट्रांग थी, तो डेफिनेटली वहां पे आपकी परचेजिंग पावर भी स्ट्रांग थी। ये सारे इंपैक्ट फॉरेक्स मार्केट पे भी आते हैं। रीजन सिर्फ यही होता है कि जब हम फॉरेक्स मार्केट की बात करते हैं तो इट्स मींस कि वी आर ट्रेडिंग बिटवीन टू डिफरेंट करेंसीज। अब एक बहुत बड़ा इशू आता है, हाउ वी डिटरमाइन द करेंसी एक्सचेंज रेट। एज अ पाकिस्तानी मेरी तो कोशिश होगी कि मेरा 1 रुपया अमेरिकन $1 के बराबर होना चाहिए, लेकिन क्या दुनिया उसको उस हिसाब से मानती है? नहीं मानती। तो क्या होगा कि मुझे मेरी वर्थ कैसे कैलकुलेट होगी? ऑन द बेसिस ऑफ माय इकोनॉमी। ये ख्याल रखना हमेशा लाइफ में कि फॉरेक्स मार्केट की वर्थ कैलकुलेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्री इकोनॉमी एंड इट्स एटीट्यूड, इट्स लिविंग स्टैंडर्ड्स, इट्स मार्केट, सो मैनी थिंग्स। अगर एक करेंसी स्ट्रांग है तो इसका मतलब यह है कि उसकी कंट्री स्ट्रांग है। एक करेंसी वीक है तो इसका मतलब है उसकी कंट्री वीक है। रीजन ये है, अच्छा यहाँ से जरूरी नहीं है कि करेंसी स्ट्रांग हो तो कंट्री भी स्ट्रांग हो, नहीं, करेंसी स्ट्रांग है तो इट मींस कि उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। लेट सपोज कुछ छोटी सी एग्जांपल आप कुवैत की ले लें, कतर की ले लें, मेरे ख्याल में जर्रा बराबर दुनिया के नक्शे पे दिखता है, लेकिन करेंसी डॉलर से भी महंगी है। द रीजन इज दैट कि उस करेंसी के बैक पे जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे दूर से दिखता है लेकिन उसकी करेंसी वीक है। वजह यह है कि उसकी इकोनॉमी वीक है। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होती तो पाकिस्तानी रुपए की वर्थ होती। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आता है, भाई इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो गई लेकिन फिर भी हम स्ट्रांग नहीं हो पा रहे। यहां पे आती है डिमांड एंड सप्लाई। जैसे इस वक्त दुनिया में सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी अमेरिका और चाइना की है, लेकिन चाइनीज करेंसी इतनी स्ट्रांग तो नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि स्टिल चाइनीज डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही चाइनीज अपनी करेंसी, अपनी ट्रेडिंग सारी युआन में ले जाएंगे तो आप ऑब्जर्व करिएगा कि युआन डॉलर से ज्यादा महंगा होना शुरू हो जाएगा। क्यों? कि हर एक के पास चाइना से काम करने के लिए डिमांड में युआन है। तो इस वक्त ये ख्याल रखिएगा कि डॉलर जो महंगा है उसकी वजह ये नहीं है कि अमेरिकन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, नहीं, उसकी वजह यह है कि दुनिया भर में जनरली एक्सेप्टेबल करेंसी है जिसकी वजह से उसकी डिमांड ज्यादा है। कोई भी आदमी, लेट सपोज पाकिस्तान फिलिपाइन से कोई ट्रेड करता है तो ना वो फिलिपिनो पीसो लेने को तैयार होगा, ना पाकिस्तानी वो फिलिपिनो पाकिस्तानी रुपीज लेने को तैयार होंगे। होगा क्या कि वो दोनों एक म्यूचुअल करेंसी पे आएंगे। जो दुनिया की स्ट्रॉन्ग करेंसी है वो अमेरिकन डॉलर है, उस पर काम होगा। अनदर थिंग जो थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कर दूं और फिर आगे चलते, वो ये है कि दुनिया में टोटल फॉरेक्स में 7 बड़ी करेंसियों में काम होता है। 7, मोर देन 200 कंट्रीज हैं, लेकिन ये भी ख्याल है कि 200 के 200 कंट्रीज की करेंसी नहीं है, तकरीबन 180 प्लस कंट्रीज की करेंसी है। और कुछ कंट्रीज जो छोटे कंट्रीज हैं वो दूसरी करेंसीज को ही फॉलो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट। लेकिन उन 180 करेंसीज में से सिर्फ टोटल 7 करेंसियां ऐसी हैं जिनमें दुनिया का मोर देन 80% ट्रेड होती है। 80% ट्रांजैक्शन उन 7 करेंसियों में होती है, जिसमें डॉलर है, यूरो है, ब्रिटिश पाउंड है, स्विस फ्रैंक है, और सऊदी रियाल है, जापानीज येन है, चाइनीज युआन है, ये। लेकिन दुनिया के ये 7 का। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बड़ा आता है, कॉमन आता है कि हाउ वी डिटरमाइन द फॉरेक्स। हमें कैसे पता कि ये फॉरेक्स सही रेट में? यहाँ पे क्लियर याद रखिएगा, बिफोर 1970 जब तक फिक्स कंट्रोल इकोनॉमी चल रही थी तो आपके फॉरेक्स के रेट्स डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे ये इकोनॉमी मूव हुई है टूवर्ड्स आपका फ्री फ्लोट की तरफ,
वैसे वैसे मार्केट फोर्सेस मींस डिमांड एंड सप्लाई अब उसको एडजस्ट कर रही है। तो ये ख्याल रहे कि अब मार्केट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पर है और ये फ्री फ्लोट ट्रेडिंग। लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दें। देखो पहले क्या था, 1970 से पहले फॉरेक्स मार्केट जो थी वो कंट्रोल्ड इकोनॉमी में चल रही थी, यानी कि अमेरिकन का $1 रशियन $1 के बराबर होता था, अमेरिकन $1 पाकिस्तानी ₹1.5 के बराबर होता था। तो उस वक्त देखें, जो लोग अमूमन आपसे कहते हैं ना 1970s में तो डॉलर इतना सस्ता था, वो इसलिए सस्ता था कि वो कंट्रोल किया जाता था फेडरल गवर्नमेंट के जरिए, फ्री फ्लो मार्केट नहीं थी और वो लोग एक दूसरे से अपनी मर्जी के रेट के ऊपर उसकी निगोशिएशन करते थे। 1970s के बाद जब गैट और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट WTA और GTA जनरल टैरिफ एंड एग्रीमेंट जब एग्जीक्यूट हुए तो फिर ये डिसाइड हुआ कि भाई करेंसी को अपनी मर्जी से तो नहीं आप कंट्रोल कर सकते, आपकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है नहीं और अपनी करेंसी को कहेंगे नहीं जी हम तो इसी पैसों में काम करेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। ग्रेजुअली 1978 के बाद मार्केट 100% फ्री फ्लोट की तरफ मूव हो गई और पाकिस्तान में भी फ्री फ्लोट 1986 के बाद आ गया था कि मार्केट फोर्सेस कैन डिटरमाइन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डॉलर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाक रुपीस। अप टू सर्टेन एक्सटेंट गवर्नमेंट ने उसको फ्री फ्लो किया, लेकिन अप टू सर्टेन एक्सटेंट गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल भी किया। लेकिन अभी जैसे आजकल के दौर में आप देखें, आजकल के दौर में डॉलर बिल्कुल फ्री फ्लोट चल रहा है, स्टेट बैंक उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। पहले क्या होता था, फॉरेक्स मार्केट में थोड़ी सी भी तब्दीली आती थी तो स्टेट बैंक, अगर डिमांड ज्यादा आती थी तो स्टेट बैंक अपने रिजर्व में से डॉलर निकाल के बेच देता था, डिमांड कम हो जाती थी, सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाती थी, रेट कम होना शुरू हो जाता था, स्टेट बैंक खरीदना शुरू कर देता था। इस साल ये IMF की कंडीशंस की वजह से स्टेट बैंक इसमें कोई रोल अदा नहीं कर रहा। स्टेट बैंक बिल्कुल साइड लाइन होके बैठ गया कि नो वे, हम उसमें कोई काम नहीं करेंगे, जो चीज है वो यही है। तो ये ख्याल रखिएगा कि 1970 से पहले फिक्स कंट्रोल फॉरेक्स मार्केट थी, लेकिन 1970s के बाद ग्रेजुअली मार्केट फिक्स कंट्रोल से निकल के फ्री फ्लोट की तरफ गई है और अब तो प्योरली फ्री फ्लोट है। दुनिया में शायद ही कुछ सर्टेन सोशलिस्ट कंट्रीज हों जहां पे डॉलर फॉरेक्स मार्केट को कंट्रोल किया जा रहा है, वरना ओवरऑल फ्री इकोनॉमी में फॉरेक्स मार्केट वर्क कर रही है। ओके, अब मैं आगे स्लाइड्स को ओके। फर्स्ट थिंग इज दैट, जो मैंने अभी अर्लियर भी कहा है कि हाउ यू डिटरमाइन द फॉरेक्स मार्केट। डेफिनेटली द वर्ड मार्केट इज देयर, whenever the word market is there, it clearly reflect one thing: a place where buyer and sellers meet each other. Word market is there, it means that a buyer and seller meet each other, you have sale, exchange, whatever they needed they can. Another thing important, free flow. Free flow means no control by the any government, no control by the anyone, nothing, nobody can control the market. Market can play their role according to their own demands and supplies. Whenever demand goes up, price goes up, demand goes down, price goes down. Definitely यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स के लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स को बहुत बुरी तरह खराब करते हैं, लेकिन दिस इज द मार्केट। मार्केट में लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स काम नहीं करती है, तो ये ख्याल है। मोस्टली दुनिया की लार्जेस्ट फॉरेक्स बड़ी मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। अगर मैं आपसे फाइनेंशियल मार्केट की सूरत में पूछूं कि जी कैपिटल मार्केट है, फिर उसके बाद मनी मार्केट है, फिर उसके बाद कमोडिटी मार्केट है और फॉरेक्स मार्केट है, इन 4 मार्केट्स में हम काम करते हैं। और टूल्स जो है डेरिवेटिव्स या स्वैप या रेपो ये सब इन्हीं में चलते हैं। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट इन चारों मार्केट में साइकिल के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी मार्केट है। क्यों? द रीजन इज दैट money within a country is considered to be a currency and outside the boundary is considered to be a forex. तो लोगों को बाइंग और सेलिंग के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए इसकी जरूरत होती है। आज से यानी कि मैं इसको अगर कहूँ तो ये मोर देन 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन डे की मार्केट है जो दुनिया भर में होती है। Another thing, the only market which is unified in all over the world, only market. कैपिटल मार्केट रेगुलेटेड होती है अंडर सर्टेन कंट्रीज बाउंड्रीज, उनके अपने कॉर्पोरेट लॉज होंगे, उनके अपने होंगे। मनी मार्केट कंट्रोल्ड बाय द सर्टेन स्टेट बैंक्स, वो उनकी रेगुलेशन में चल रही है। कमोडिटी मार्केट रेगुलेटेड बाय द डिफरेंट प्रोड्यूसर्स,
और डिफरेंट कंट्रीज वो अपने 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 हिसाब से उसको कर, लेकिन फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स ओपन मार्केट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कांस्टेंट है, स्टार्ट लेती है टोक्यो से, एंड होती है न्यूयॉर्क में, और जब न्यूयॉर्क सोता है तो टोक्यो जाग रहा होता है, इसलिए इसको 24/7 की मार्केट कहा जाता है, क्योंकि ये सोती नहीं है मार्केट। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैं आपको बताया ना, टोक्यो से जब वो स्टार्ट लेती है मार्केट, तो टोक्यो और न्यूयॉर्क के दरमियान 20 घंटे का फर्क है। जब न्यूयॉर्क सोने के लिए तैयारी कर रहा होता है तो टोक्यो दोबारा लाइव होना शुरू हो जाता है। तो मार्केट 360 डायमेंशंस में काम करती है। अच्छा, दूसरी चीज, ये मार्केट ऑल सीजन्स की कॉमन है, इसमें कोई फर्क नहीं है। कमोडिटी मार्केट ऑल सीजन कॉमन मार्केट नहीं है, ज्यादा कमोडिटीज हैं, जैसे जैसे सीजन आएगा ओके। कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जो सीजनल नहीं है, जैसे ऑयल है, गोल्ड है, सिल्वर है, जितने भी मेटलिस्टिक हैं ये नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपको इसको कवर करना होता है। ओके, मैं थोड़ा सा 2-3 स्लाइडें कर लूं, देन वी कैन डिस्कस। Forex, उसी तरह foreign exchange market is dominated by the single market exchange, involves global network computers, और ये हकीकत है कि जब से ये मार्केट ऑनलाइन हुई है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर से बढ़ी, अब इसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, अब इसको रेगुलेट करना पॉसिबल नहीं है। आप दुनिया के कितने कंप्यूटर्स को, कितने ब्रोकर्स को, कितने आउटसाइडर्स को सेट करेंगे, आप ये कर ही नहीं सकते। इसलिए अब इसका कंट्रोलिंग सिंगल फैक्टर में नहीं है, अब इसका कंट्रोलिंग बहुत सारे लोगों के पास डिफरेंटली आ गया है। तो ये आपके माइंड में क्लियर रहे कि आप इस मार्केट को रेगुलेट नहीं कर सकते, वरना बकिया सारी मार्केट किसी ना किसी सेंस में रेगुलेट की जा सकती थी और की जा रही थी। तो इस पॉइंट को भी आपने अपने जहन में रखना है कि ये रेगुलेट नहीं की जा सकती। हाँ, अगर आप रेगुलेट करेंगे, अगर रेगुलेशन की कोशिश की गई तो आप अपनी कंट्री के अंदर तो रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड द कंट्री आप रेगुलेट नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली जहां 400 लोग होंगे वहां पे किसी एक करेंसी को रेगुलेट करना पॉसिबल नहीं है। अब लेट सपोज 180 से ज्यादा करेंसीज है, आप अपनी कंट्री के अंदर अगर उसको रेगुलेट करना चाहते हैं तो दुनिया की 179 तो ओपन है, तो इट्स मींस आप आइसोलेट प्लेस पे चले जाएंगे, दुनिया अपना काम करती रहेगी। फॉरेक्स मार्केट के सेंटर्स जो मैंने अभी अर्लियर डिस्कस किया, मोर देन 5 ट्रिलियन की मार्केट है ये, अकॉर्डिंग टू द 2013 या 14 का डेटा है ये, कि डेली मोर देन 5.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर वर्क करता है इस मार्केट में 24 आवर्स में। अब लेट सपोज मैं फ्रैक्शन में आता हूं, 0.00001% भी अगर आपका प्रॉफिट है तो यू कैन अज्यूम दैट कि मिलियंस ऑफ रुपीस का प्रॉफिट डेली हो रहा होता है, और हाईली लिक्विड कमोडिटी है। व्हेन एवर यू नीड इट, बेचो और अपना पैसा कैश कर लें जिस शहर में आए, लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। हाँ, रिस्क यार बहुत है, और यही आप ऑब्जर्व करिएगा कि डॉलर्स वगैरह के आप रेट वगैरह सुने तो वो 20-25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए के अंदर काम हो रहा होता है। पाकिस्तान में तो 1 रुपए के अंदर काम हो रहा था, लेकिन मैं अगर यूएस डॉलर को दुबई में खरीद रहा हूं तो शायद ये 20 हलाला, यानी कि दरहम के 20 हलाला, 20 पैसे में, 15 पैसे में भी काम हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम इतना बड़ा है कि जब वो 15 पैसे अपना वॉल्यूम कवर करते हैं तो उसका मूवमेंट बहुत ज्यादा आती है। स्टार्ट बुनियादी तौर पे टोक्यो से होती है, मार्केट सेंटर्स हैं, लेकिन ये ख्याल रखिएगा स्टार्टिंग पॉइंट टोक्यो है। टोक्यो से निकल के ये सिडनी आती है। अगर मैं सीरीज वाइज देखूं, जैसे जैसे सन राइज होता जाता है, मार्केट स्टार्ट टोक्यो से होती है, फिर सिडनी लाइव होता है, फिर सिंगापुर लाइव होता है, फिर फ्रैंकफर्ट लाइव होता है, फिर लंदन, और फिर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जब सोता है टोक्यो फिर जागना शुरू कर देता है। सबसे बड़ा सेंटर लंदन है, सही, उसके बाद दूसरा बड़ा सेंटर न्यूयॉर्क है, और एशिया का सबसे बड़ा सेंटर सिंगापुर है। तो ये भी एक ख्याल है कि ये इस तरीके से मार्केट की एक साइकिल चलती है और इसको वर्कआउट करना पड़ता है। फॉरेक्स मार्केट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सिंपल, इंट्राडे ट्रेडिंग जो स्टॉक में भी होती है, सेम डे, सुबह आप खुले
और दोपहर तक, शाम से पहले पहले आप वापस अपने आप को लॉक करिए, अपनी पोजीशन हर सूरत में क्लोज करिए। रीजन ये होती है, अच्छा ज्यादातर ये याद रखना, फॉरेक्स मार्केट में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनमें ज्यादातर बड़ी कंपनीज या बैंक्स होते हैं, और ज्यादातर इसके अंदर जो लोग वर्क कर रहे होते हैं वो ट्रेजरीज के लोग होते हैं। ट्रेजरीज के लोगों से मेरी मुराद है कि वो लोग जिनका बुनियादी काम ट्रेजरी एंड फंड मैनेजमेंट होता है, कि पैसे को कहाँ ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी से लगाया जाए। और मैक्सिमम ये इसमें लॉन्ग पोजीशन नहीं लेते। इंट्राडे 90% तो नहीं कहूंगा मैं, हाँ तकरीबन मोर देन 80% इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। लेकिन कुछ लोग लॉन्ग पोजीशन या इंट्राडे ट्रेडिंग से हटके भी लेते हैं। लेट सपोज फॉरवर्ड के उन्होंने कुछ एग्रीमेंट किए हुए 2 महीने बाद के फॉरेक्स में डॉलर्स में, तो वो फिर इंट्राडे ट्रेडिंग पे अपनी पोजीशन नहीं लेंगे, वो फिर फॉरवर्ड की ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग टर्म पे लेंगे। बुनियादी तौर पे इंट्राडे ट्रेडिंग का हमेशा याद रखना, इंट्राडे ट्रेडिंग चाहे वो फॉरेक्स में हो, चाहे वो कैपिटल मार्केट में हो, चाहे वो मनी मार्केट में हो, चाहे वो कमोडिटी मार्केट में हो, किसी भी मार्केट में उसका बेसिक मोटिव प्रॉफिट मेकिंग होती है कि जी 15-20 पैसे भी चेंज हुए, बेच दो, पैसे कमा के निकालो, रुकने का नहीं है। बहुत शॉर्टर पीरियड मींस लेस देन 24 आवर्स होता है। ओके, एक मैं कॉल ले लूं।
ओके सॉरी गर्ल्स। तो इंट्राडे ट्रेडिंग पे हम थे, ये याद रखिएगा, इंट्राडे ट्रेडिंग ऑलवेज किसी भी मार्केट में हो वो सेम डे होती है और इसका बेसिक मोटिव सिर्फ पैसा कमाना होता है, इसके अलावा प्रॉफिट के अलावा इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, ना इसमें कोई पोजीशन ली जाती है ना कोई और एक्टिविटी की जाती है। इंट्राडे के बाद दूसरा कंपोनेंट ट्रेड्स ऑन न्यूज। ये बेसिकली थोड़ा सा शॉर्ट टर्म होता है और स्ट्रेटेजी बेस होता है। एक सर्टेन इवेंट्स आने होते हैं, जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं इस ट्रेड ऑन न्यूज की। अब न्यूज ये है कि हज नहीं होगा, तो डेफिनेटली रियाल पे से प्रेशर हट गया, क्योंकि अब जब जुल्हज का महीना आएगा और हज का सीजन आएगा तो रियाल पे प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि रियाल को परचेज करने वाला कोई नहीं, क्योंकि हज के लिए हज ही नहीं जा रहे। उस बेस पे भी आप फॉरेक्स मार्केट में पोजीशन लेते हैं कि यार अगले 3 महीने बाद ये इवेंट आने वाला है, उसके लिए अभी से मार्केट में पोजीशन लेना शुरू करो। अच्छा, ये भी एक बड़ा क्लियर रखिएगा अपने पास कि जब हम मार्केट की बात करते हैं तो बैंक्स को अपनी अगले 3-3, 6-6 महीने तक की डिमांड एंड सप्लाई का पता होता है, क्योंकि उनकी एलसीएम मैच्योर होने वाली होती है। इन्होंने बैंकों के पास तकरीबन ऑलमोस्ट 80% डेटा क्लियर होता है कि कौन सी पेमेंट किस दिन उनको कौन सी पेमेंट करनी है, किस दिन उनको कौन सी पेमेंट नहीं करनी, कितना पैसा आएगा, किस दिन वो सरप्लस होंगे, किस दिन वो शॉर्टेज में होंगे। लेकिन साथ ही साथ वो अपने आप को प्लान कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज कि यार ये एक न्यूज है, ये अगर हो गया, अब लेट्स सपोज अभी तक गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया, मेरे ख्याल में मई में सऊदी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इस साल हज होगा या नहीं। तो अब अगर हज हो जाता है तो एकदम से रियाल के ऊपर प्रेशर आएगा, देखना पड़ेगा कि जी कितने परसेंट को अलाउ कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी फॉरेक्स मार्केट पे इम्पैक्ट करती है। अब जैसे एक न्यूज आई थी, आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया हो कि यूरोपीय यूनियन है उसने पाकिस्तान के कर्जे 1 साल के लिए फ्रीज कर दिए, यानी कि पाकिस्तान 1 साल तक फॉरेक्स में कोई पेमेंट नहीं करेगा कर्जों की। तो डेफिनेटली वो पाकिस्तानी फॉरेक्स मार्केट के लिए अच्छा इंपैक्ट था, उसकी वजह से डॉलर एकदम से जो ऊपर जा रहा था वो रुका। क्यों? कि 1 साल की आपको रिलैक्सेशन मिल गई, अब आपने उसकी बेस पे अब 1 साल तक तो आपको पता है कि नहीं होगा। लेकिन ये शॉर्टर ही टर्म के लिए होती है, वेरी शॉर्टर भी हो सकती है, वेरी शॉर्टर से मुराद होती है 1 दिन की भी हो सकती है, एक न्यूज आई थी बस 1-2 दिन की है, और मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर हो। इससे ज्यादा का इसका ट्रेड ऑन न्यूज, क्योंकि न्यूज आएगी उसके बाद वजह ये है, नॉर्मली तौर पे न्यूज का इम्पैक्ट इन अ कपल ऑफ डेज क्लियर हो जाता है और लोग अपनी अपनी पोजीशन डिफाइन कर देते हैं। तो इसलिए ख्याल रखिएगा ट्रेड ऑन न्यूज बहुत ज्यादा देर पा नहीं होती, वो आती है, उसका इम्पैक्ट है जब, अच्छा जिसको पहले मिलती है खबर वो जल्दी अटैक कर लेता है, जिसको बाद में मिलती है तो उसको उतना मार्जिन नहीं मिलता। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस और पॉलिटिकल कंडीशन बहुत स्टेबल होनी चाहिए, और न्यूज के लिए ये बुनियादी तौर पे ईएमएच का स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस है। अगर आपके पास न्यूज पब्लिक में आने से पहले आ गई तो डेफिनेटली आपने पब्लिक की पोजीशन लेने से पहले अपनी पोजीशन डेवलप कर ली है उस पॉइंट से। तीसरा पॉइंट है ट्रेड ऑन फ्लक्चुएशंस, मार्केट की मूवमेंट डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। क्या होता है, हो सकता है कि आपने आज एक चीज खरीदी और आपको लगता है कि नहीं यार आज तो नहीं, कल बेहतरी आ जाएगी, तो वो फ्लक्चुएशन का फायदा उठाते हैं। ज्यादातर ट्रेड ऑन फ्लक्चुएशंस में जो लोग काम कर रहे होते हैं वो काम करते हैं स्पेक्यूलेटर्स। स्पेक्यूलेटर होते हैं जो न्यूज के बेस पे जो फ्लक्चुएशन हो रही होती है उसमें काम कर रहे होते हैं। अभी भी हमने जो स्टॉक मार्केट में देखा था, आपने देखा था होगा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ डीजी खान सीमेंट या हेस्कोल। डीजी खान सीमेंट दिन भर में 4 से 5 रुपए की फ्लक्चुएशन लेता है। ये लोग 1 और 2 डेज के लिए आते हैं मैक्सिमम, ज्यादातर। अब हाँ, कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशनिंग भी रखते हैं, लॉन्ग पोजीशन में आता है कि 2 महीने 1 महीने के रखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो 1 और 2 डेज के लिए आते हैं। आज वो खरीदते हैं और ड्यू टू एनी रीजन वो उसको होल्ड करते हैं, और जब उनको फील होता है कि नहीं यार हाँ कल बेहतर रेट मिल सकते हैं, ठग करके बेच देते हैं। एक चीज और ख्याल रखिएगा कि फॉरेक्स मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर नहीं होता। फॉरेक्स मार्केट में बिग ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का काम है। रिटेल मूवमेंट जैसे कैपिटल मार्केट में रिटेल बायर्स होते हैं, फॉरेक्स मार्केट में रिटेल बायर का, क्योंकि उसके ऊपर कमीशनिंग ही इतनी ज्यादा, उसके ऊपर कमीशन और चार्जेस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उनके लिए वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत महंगी पड़ जाती है। ये ऑप्शन रहे, क्योंकि फ्लक्चुएशन होती है बहुत मिनिमम, और अगर आप किसी ब्रोकर से खरीद के बेच रहे हैं तो ब्रोकर का ही कमीशन इतना ज्यादा हो जाता है कि आपके लिए फिजिबल रहती नहीं है मार्केट।
तो फॉरेक्स मार्केट में ये भी बिल्कुल क्लियर रखिएगा अपने लिए कि फॉरेक्स मार्केट नॉट फॉर द जनरल पब्लिक, ओनली फॉर द बिग इन्वेस्टर्स, कमर्शियल बैंक्स, ट्रेजरीज, ब्रोकर ये होंगे, लेकिन रिटेल ट्रेडर नहीं होगा। ट्रेड ऑन ट्रेंड, यस, दिस इज द सर्टेन डायरेक्शंस जिसकी बेस पे आप मार्केट को रियलाइज करते हैं। और ट्रेंड का मतलब ये होता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद ये आना ही आना है। जैसे मैंने आपको हज की एग्जांपल दी थी कि वो तो न्यूज में तो नहीं आना चाहिए, हज तो न्यूज तो अब बन गई हो, लेकिन एक ट्रेंड है कि अगर ये कोविड-19 का इशू नहीं आता तो एवरीवन नोज कि जी जून में, जुलाई में हज होगा, और उसी हिसाब से सर ट्रेड एंड फ्लक्चुएशन रिपीट कर दें। कौन सी बेटा? फ्लक्चुएशन मार्केट की फ्लक्चुएशन है। जैसे डेली सुबह के रेट कुछ और होते हैं, शाम के रेट कुछ और होते हैं। आप लोगों ने जब स्टॉक मार्केट को कवर किया होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा सुबह 10-11 बजे हायर साइड पे रेट चल रहे होते हैं, उस वक्त अच्छे रेट मिल जाते हैं। शाम में 3-3:30 बजे के वक्त जब क्लोजिंग का टाइम आ रहा होता है, रेट थोड़े से प्रेशर में होते हैं। वजह यह है कि नोबडी कैन अज्यूम कि अगले 24 घंटे में क्या हो सकता है। इस वजह से लोग जो पोजीशन इंट्राडे ट्रेडर वाले होते हैं वो शाम में हर सूरत में मार्केट में बेच के निकलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो फ्लक्चुएशन में जिनके पास कोई कैलकुलेटेड न्यूज होती है वो उस टाइम पे खरीद लेते हैं और उसको वर्कआउट। अच्छा, क्लास ऑफ होने वाली है, मैं फिर आपसे नया लिंक शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इट्स मे बी लेस देन 1 मिनट है। तो ये ख्याल रखना, इंट्राडे वाले जो है ना वो हर सूरत में उस दिन निकलेंगे। तो शाम में जब वो सेलिंग प्रेशर आता है तो उस वक्त अमूमन रेट पीछे की तरफ होते हैं एज कंपेयर टू होल डे। पूरे दिन में जो रेट होंगे वो उस वक्त पीक पे नहीं होंगे, उस वक्त सिर्फ कोई आउटस्टैंडिंग न्यूज होगी तो वो शायद हायर हो, लेकिन अदरवाइज नॉर्मली ये होता है कि वो उस दिन फ्लक्चुएशन के हिसाब से लो होते हैं। अब मैंने उस दिन खरीद लिया